टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले तो इसमें दिख रहा है कि एंथ्रोपोसेंट्रिक रीने डिस्कार्टे ने एंथ्रोपोसेंट्रिक का यूज़ करा था। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब नेचुरल साइंसेस को ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने की टेक्नोलॉजीज़ को एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं। इसकी तरह रीने डिस्कार्टे नाम याद रखना है, फ्रेंच फिलोसोफर थे। उसके बाद हर्बर्ट बोर के बारे में देखा है कि उन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था बाय लिंकिंग जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विद प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इन 1972 विथ स्टैनले कोहेन। तो ये है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक, ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग को कहते हैं। पॉल बर्ग ने क्या करा था, ही ट्रांसफर्ड जीन ऑफ SV40 वायरस इनटू ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ लैम्डाफेज। अब इसमें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन्स। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। न्यू बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB ने दी थी। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूल ऑर्गेनोम और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स, उनकी सेल्स या उनके पार्ट्स या फिर उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे DNA RNA का यूज़ करके जो ह्यूमैनिटी के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इट इज़ अ साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट द जेनेटिक लेवल टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहला होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA RNA जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर चेंजेस करते हैं और फिर उस ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म से, ताकि हम अपना डिजायर्ड फिनोटाइप या प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकें। दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की, उसके अंदर स्टेराइल एनवायरनमेंट, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री स्टेराइल एनवायरनमेंट रखा जाता है ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके डिजायर्ड माइक्रोबियल यूकैरियोटिक सेल की, जिसकी हमें ज़रूरत है लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स। ठीक है, अब उसके बाद देखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि रिकॉम्बिनेंट DNA क्या होता है, जीन क्लोनिंग क्या होती है, जीन ट्रांसफर क्या होता है। तो रिकॉम्बिनेंट DNA में बस एक बात याद रखने की, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस उरी इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, जीन क्लोनिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट, और उसके बाद स्टेराइल माइक्रोबियल एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। उसके बाद पूरी साइट्स क्लोनिंग करी जाती है, उसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। अब क्या है कि जीन ट्रांसफ़र जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वेक्टर के साथ होता है या वेक्टरलेस हो सकता है। वेक्टर में मेनली हम बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। ठीक है, और वेक्टरलेस में प्लांट्स के अंदर यूज़ करी जाती है बायोलिस्टिक लाइक जेल गन, जो कि गोल्ड और टंगस्टन के से कोटेड होती है, और एनिमल्स के अंदर यूज़ करी जाती है माइक्रो इंजेक्शन। अब इसमें ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में देखा है। एक क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होता है, इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जहाँ जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसका एक कॉपी नंबर होता है, जितना कॉपी नंबर होगा ना उतनी बार रेप्लिकेट होगा। अगर किसी भी क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करना है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला जो सीक्वेंस है वो होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने डिज़ायर्ड हमारा जो DNA है, जो एलियन DNA है, उसको उरी साइड से इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब उरी साइड रेप्लिकेट होगी तो वो DNA में रेप्लिकेट होगा। तो इसी को जीन क्लोनिंग कहते हैं कि उरी साइड के साथ मिला के एलियन DNA को रेप्लिकेट करो। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर दे रखा है कि जो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA डिमांड्स फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद नेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, नेटिव प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिक होता है ऑटोसोमली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जो मेनली बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो सबसे पहला जो यूज़ करा गया था क्लोनिंग वेक्टर सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था, उसने यूज़ करा था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में। इन्होंने क्या कहा था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला एक जीन को प्लाज्मिड से कट कर दिया था, और उस जगह पर हमारा जो फॉरेन एलियन DNA है उसको जोड़ के उसको फिर रेप्लिकेट करवाया गया था। अब ये जो प्रोसेस है इसके लिए बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। अभी उनको हम कहते हैं टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो एंजाइम्स के अंदर सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं लाइजिंग एंजाइम। तो लाइजिंग एंजाइम मतलब क्या होते हैं, विच हेल्प इन लाइसिस या रप्चर ऑफ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सेल टू एक्सपोज इट्स DNA। अगर हमें कभी उसके साथ इंटीग्रेट करना है प्लाज्मा के साथ, उससे पहले उसको रप्चर करेंगे ना बाहर आउटर वो सेल एनवेलप को, तो लाइजिंग एंजाइम वही काम करते हैं। तो लाइजिंग एंजाइम अलग अलग होते हैं, लाइजिंग एंजाइम्स अलग अलग होते हैं। जैसे लाइजिंग एंजाइम ने यहाँ पर दे रखा है। तो अगर बैक्टीरियल सेल को करना है तो लाइसोजाइम चाहिए, प्लांट सेल चाहिए सेलुलोज चाहिए, एनिमल सेल को करना है तो लाइसोजाइम चलेगा, वही बैक्टीरियल सेल जैसा। फंगस सेल को करना है तो काइटिनेज चलेगा। अब क्लीविंग एंजाइम्स, क्लीविंग एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड को एंड से काटते हैं, इसलिए वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो मिडल से काटते हैं, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एंडोन्यूक्लियस था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, उसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट करता है, उसी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं।
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है जो आगे पीछे दोनों से न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है सेम हो। जैसे कि सबसे फेमस है इसका इक्वार का GAA-TTC। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बी पॉजिटिव विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज होता है जो लाइगेट करता है, जोड़ता है। उसके बाद एक और लाइन है कि ये है कि डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू इश्चेरिशिया कोलाई या बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है होस्ट का होता है। तो यही एबिलिटी मल्टीपल कॉपीज बनाने की, इसी को क्लोनिंग कहा जाता है। अब है टूल्स ऑफ रिकैबिलिटी डीएनए टेक्नोलॉजी। 12 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था HIT2, लेकिन सबसे पहला HIT2 था, लेकिन अब तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले जा चुके हैं ओवर 230 स्टेज ऑफ बैक्टीरिया से। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, जैसे E को R वाला है तो सबसे पहला वर्ड E जो होता है वो जीनस नेम होता है इश्चेरिशिया, जो आगे बाद के दो वर्ड होते हैं CO वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज को, लाई को। R जो होता है वो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया रफ है, ये होता है। E को R में R मतलब रफ है और वेल ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन करता है। तो HIT2 सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, HIT1 नहीं था, क्योंकि HIT1 जो एंजाइम था वो एक नॉर्मल एंजाइम था, नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके होते हैं, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे, ब्लड एंड प्रोड्यूस करेंगे। स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं E को R1 और BAM H1, ब्लड एंड प्रोड्यूस करते हैं E को RP और SMA1। E को R1 जो था उसे इश्चेरिशिया कोलाई RY13 से निकाला गया था, इश्चेरिशिया कोलाई RY13 से निकाला गया था। उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है GAA-TTC 3-5- और GAA-TTC 3-5। जॉइनिंग एंजाइम को डीएनए लाइगेज होता है, लाइगेज था 2 डीएनए सेगमेंट्स टुगेदर। अब फिर देखा है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। इसमें क्या होता है, एक शीट होती है, इसके ऊपर वेल्स होते हैं, वेल्स के ऊपर डीएनए रखा जाता है। उसके बाद उस शीट के ऊपर एग्रोस जेल लगाया जाता है। एग्रोस जेल क्यों लगाया जाता है कि सीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। सीविंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है कि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, जो उसके बिल्कुल अपोजिट, वेल्स के अपोजिट जो टर्मिनल है उसको पॉजिटिव चार्ज मतलब एनोड होता है वो, तो लेबिल या नेगेटिव चार्ज डीएनए इज अट्रैक्टेड टुवर्ड एनोड, तो वो एकदम से ना हो जाए इसलिए थोड़ा रुकावट बांधने के लिए हम एग्रोस जेल यूज़ करते हैं जो कि सीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब इसमें क्या होता है कि सीधी बात है, तो डीएनए फ्रैगमेंट जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना आगे बढ़ेगा। तो वही इस डायग्राम में दिखा रखा है कि स्मॉल सबसे आगे, लार्जेस्ट सबसे पीछे और अनडाइजेस्टेड सबसे पीछे होते हैं। अब डीएनए फ्रैगमेंट दिखाई नहीं देते हैं, उनको देखने के लिए क्या करा जाता है कि इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेल करा जाता है और फिर उसको यूवी लाइट के अंदर देखा जाता है, तो अपन लोगों को ऑरेंज बैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसी को कटिंग ऑफ जेल पार्ट को इल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इल्यूशन कहा जाता है कटिंग ऑफ जेल पार्ट को, ताकि डीएनए बाहर निकाल सके। अब अगर तुम डीएनए निकाल रहे हो इस मेथड से तो उसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, आरएनए निकाल रहे हो तो नदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, प्रोटीन निकाल रहे हो तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। इसमें क्लोनिंग वैक्टर्स बता रखे हैं। क्लोनिंग वैक्टर प्लाज्मिड होता है जिसका साइज होता है 8 KB मतलब किलो बेस। बैक्टीरियोफेज का होता है 9 से 25 किलो बेस। कॉस्मिड का होता है 30 से 45 किलो बेस। BAC और YAC दोनों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यूज हुए थे। BAC का होता है 50 से 300 KB और YAC का होता है 1000 से 2500 KB। अब जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है उसको अगर एप्लीकेट करना है वेक्टर के साथ, तो ये सारे स्टेप्स रखे हैं। ये डायग्राम में है दे रखा है ROP क्या होता है, कोड्स फॉर प्रोटीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ROP के अंदर PVU सेकंड होता है। अब दे रखे हैं ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन उरी साइट। तो उरी साइट क्या होती है, जो कि डीएनए कितनी बार एप्लीकेट करेगा, कॉपी नंबर क्या होगा उसको डिसाइड करती है। सेलेक्टिव मार्कर क्या होता है कि हमें पता लगाना है, तो नॉर्मल इकोलाई होती है उनके अंदर किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं होता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। अब हमें क्या पता लगाना है कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट से वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू व्हिच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट बैक्टीरियम। मतलब कि जो ये वाला जो रेजिस्टेंस इस डायग्राम में दिखा रखा है ये नॉर्मल इकोलाई में नहीं होता, ये हम डालते हैं इकोलाई के अंदर ताकि हमें पता लगा, हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को कॉपी करवा सकते हैं। और जब ये डालते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये हो जाता है, उनको ट्रांसफॉर्मेंट्स कहते हैं। जो नहीं ले पाते इस प्लाज्मिड को, इस पीस ऑफ डीएनए को, उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहते हैं। तो जब हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स मिल गए तो उनके पास हो गया, उनके पास रेजिस्टेंस आ गया एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, तो उनको उस एंटीबायोटिक मीडियम में वो ग्रो कर जाएंगे। लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे वो उस एंटीबायोटिक मीडियम में मर जाएंगे। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेंट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग हो जाते हैं। अब क्लोनिंग साइट क्या होती है कि रिकॉग्निशन साइट क्या होती है कि जहाँ पे अपन लोग अपना डीएनए लगाएंगे जो हम बाहर से लाए हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी भी वेक्टर के अंदर एक ही रिकॉग्निशन साइट हो, एक से ज़्यादा लगाओ। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होती है तो हमारा प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाता है, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं उस प्लाज्मिड के। अब जो ये रिकॉग्निशन साइट होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाले जो साइट्स है वही होती है। तो सपोज करो कि अपन लोगों ने BAM H1 साइट जो है टेट्रासाइक्लिन की, उसके ऊपर अपन लोगों ने अपना फॉरेन डीएनए लगा दिया। तो जब क्या हुआ कि ये जो बंदा है ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस लूज कर देगा। भाई पहले से बात BAM H1 साइट थी, तो टेट्रासाइक्लिन जब ये पड़ा होता था तो ये बना लेता था, बच जाता था उससे। लेकिन अब तुमने उसको काट के उसके अपना एरिया डीएनए लगा दिया तो ये अपना रेजिस्टेंस लूज कर देगा ना टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट। तो टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस लूज कर दिया। लेकिन जिन बंदों
पे पास अभी नहीं कर पाए। जैसे हम मीडियम में करते हैं, एक को उठा के तो करते नहीं है, तो मीडियम में जब करते हैं तो जिन बंदों को काट के आप नियरली लगा पाए उनको तो रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं, और जिन बंदों में नहीं हो पाए उनको नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करने के लिए हम इन जो हमारी टोटल ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको हम ग्रो करेंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर जाएंगे वो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, और जो हमारे नहीं ग्रो कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर से हमने महाबैच में जीन हटा दिया था इसलिए वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, उनको हम रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। अब जो ये हमारा काम होता है ना कि इसमें से निकालो टेट्रासाइक्लिन में डालो फिर निकालो, ये पता लगा पा रहे बड़ा दुखदायी काम है, बड़ा हेक्टिक काम होता है। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, दूसरा मेथड दे रखा है इंसर्शनल एक्टिवेशन का। इसमें क्या होता है भाई कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमन एक्स गाल होता है उसे यूज़ करते हैं। क्रोमोजेनिक होते हैं जो कलर देते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ मिलकर। अगर रिकॉम्बिनेंट है जीन और इंटरेस्ट वाला हमारा कोई है प्लाज्मिड, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देगा। उसके वजह से क्या होगा कि जो हमारी कॉलोनी बनेगी उसमें कोई कलर नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं वाइट कलर होगा, लेकिन जो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ब्लू कलर की कॉलोनीज देते हैं। अब हमें ट्रांसफर कराए तो दो तरीके से होता है, तो वेक्टर के साथ करो, वेक्टर लेस करो। अगर वेक्टर्स को क्लोरिक जीन से प्लांटल एनिमल, अगर प्लांट के लिए वेक्टर चाहिए तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिलिफेशियंस का यूज़ कर लो, ठीक है। वो जिस पीस ऑफ डीएनए को डिलीवर करता है उसको टीडीएनए कहा जाता है। प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिलिफेशियंस और एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस। लेकिन इसमें ये बात याद रखने वाली है कि ये ना ट्यूबर इंड्यूसिंग होते हैं, इसमें ट्यूबर इंड्यूसिंग होकर प्लांट्स में, और कैंसरस रेट्रोवायरस होते हैं एनिमल्स में, इसलिए इनको डी आर्म्ड या डीपैथोलॉजाइज करके यूज़ करा जाता है। अब वही पहले बात हो गई थी कि भाई माइक्रो इंजेक्शन कर लो यूज़, तो अपन लोग यूज़ कर लेते हैं एनिमल्स के अंदर, और बायोलॉजिस्टिक जीन गन अपन लोग यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स के अंदर। अब प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या करो, आइसोलेट करो, पहले बात हो चुकी है कि लाइसिस करो, लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए, सेलुलोज प्लांट के लिए, फंगस के लिए, लाइसोजाइम एनिमल्स के लिए भी। अब कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक सीक्वेंस करो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस जैसे आपने बताया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करना है, ठीक है, तो वही को आर्मल लोगे तो GAATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। अब दोनों को वहीं पे कट करो, फिर एग्रोसेल्यूलोज करो, इलेक्ट्रोफोरेसिस करो, अपना डिसाइड जो तुम्हारा साइज है उस साइज का डीएनए निकाल लो। अब जो हमारे डीएनए मिला है, एक मिला हमें डीएनए, हमने एक निकाला, तो भाई चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, इसलिए क्या करते हैं मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के क्या करेंगे, PCR करेंगे, PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो स्टेप्स बना के डायग्राम बता रखे हैं। सीक्वेंस होता है इसके अंदर डीनेचुरेशन, एलीलिंग और एक्सटेंशन। सबसे पहले क्या होता है, डीनेचुरेशन करते हैं, मतलब कि दोनों जो हमारे जो चेन है डीएनए की पैरेलल चेन से चल रही है, उनको शुगर फॉस्फेट जो हमारी बैकबोन है उनको अलग करते हैं। उनको अलग करने के लिए सबसे पहले डीनेचुरेशन कर जाता है। डीनेचुरेशन जो होता है वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर होता है। डीनेचुरेशन कुछ नहीं है, बस मतलब हीट करते हैं तो सेकंड स्टेप में दोनों चेलें अलग अलग हो गई। अब उसके बाद क्या करते हैं, प्राइमर सेट करते हैं। प्राइमर्स मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहाँ से एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट होगा, जहाँ से डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू करेगा। तो ये प्रोसेस 52 डिग्री सेल्सियस में होता है, इसको एनिलिंग कहा जाता है। अब अपन लोग इतने हाई टेम्परेचर में 52 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हैं। जो नॉर्मल डीएनए होता है वो भी तो डीएनए पॉलीमरेज होता है, एंजाइम होता है, वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर इनएक्टिव हो जाएगा, इसलिए स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है, इसको टैग पॉलीमरेज कहते हैं। और ये एक बैक्टीरिया से पाया जाता है, इसका नाम होता है थर्मस एक्विटिकस, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज ने ज़्यादा दिखाया, उसने एक्सटेंड कर दिया, प्राइमर को एक्सटेंड करता गया। अब क्या होता है कि लगभग 30 साइकिल्स के अंदर वो 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है हमारा जो पीस ऑफ डीएनए था उसको, 1 बिलियन टाइम्स, 2 की पावर मतलब 2 की पावर 30 करोगे तो अप्रॉक्स 1 बिलियन टाइम्स वो एक्सटेंड कर देता है। इधर एक बात रह गई थी कि अपन लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया, जैसे इन सारे एंजाइम से, RNA को राइबोन्यूक्लियस से, प्रोटीन को प्रोटीएज से। उसके बाद क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं, ट्यूब के अंदर ये सारे एंजाइम डाल के डेवलपमेंट कर लिया। उसके बाद ठंडी दारू डालते हैं, चिल्ड एथेनॉल डालते हैं और घुमाते हैं, चम्मच से घुमाते हैं। इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहा जाता है। जब चिल्ड एथेनॉल डाल देते हैं और घुमा देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स मिल जाते हैं हमें, उस जो मीडियम है उसके अंदर छोटे छोटे धागे टाइप मिल जाते हैं। फिर उसी को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ कर लेते हैं। PCR जो निकाला था फादर जो थे उसका नाम था कैरी ब्यूलस, और जो ट्यूब यूज़ करी थी उसका नाम एपेंडेरॉफ ट्यूब था। वही बात बता रहा कि इंसर्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म, जो एम्पेलिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाली बात करी थी अपन लोगों ने। अब ये सब तुमने चीज़ें कर ली, तुमने होस्ट के अंदर भी डाल दिया। अब क्या करोगे, अब उसे हमें अपने फायदे के लिए कैसे यूज़ करना है। तो द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। अल्टीमेट एम तो हमारा यही है ये सब करने का। अब इसमें सबसे बड़ी एक बात याद है, इफ एनी प्रोटीन एन्कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलॉगस होस्ट इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब इसको करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, होस्ट जो है, होस्ट पे तुमने डाल तो दिया, ठीक है, होस्ट पे तुमने डाल तो दिया, या तो वेक्टर से डालो या वेक्टरलेस डालो। लेकिन एक तरीका और होता है कि भैया टॉर्चर मेथड है। तो टॉर्चर मेथड पे कुछ नहीं है, क्या करो, सबसे पहला तरीका है कि तुम डाइवैलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम से ट्रीट करो उस होस्ट को, ठीक है, क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक है, वो हाइड्रोफोबिक लिपिड की मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन हमारी सेल में उसे पास नहीं कर सकता। तो सब उसके लिए क्या करो कि उस कोष की सेल को स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन कैल्शियम के अंदर डालो, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है डीएनए के अंदर जाने की, क्योंकि पोर्ट्स हो जाते हैं सेल वॉल के अंदर। या फिर हीट शॉक यूज़ करो। हीट शॉक में क्या करना है, कुछ नहीं करना, 30 डिग्री डाउन करो। सबसे पहले उसको आइस पे लेटाओ जो हमारा होस्ट है, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे करो, फिर आइस पे लेटाओ, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे जब टॉर्चर करता रहोगे तो एक टाइम बाद वो ले लेगा। और ये सब नहीं है फिर तो है ही हमारे पास इतना तरीके, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक, या फिर जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिलिफेशियंस था या रेट्रोवायरस था,
वो उसमें डाल तो दिया, होस्ट को ऑप्टिमल कंडीशन भी देनी पड़ती है ताकि वो हमारे साथ डिज़ायर प्रोडक्ट दे सके। तो लेबोरेटरी में चेक करना आता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा है, पीएच कौन सा है, O2 कंसंट्रेशन क्या है, CO2 कंसंट्रेशन क्या है, इसमें मैक्सिमम आउटपुट मिल पा रहा है, मैक्सिमम एक्टिविटी हो पा रही है होस्ट की। उसके बाद पायलट प्लांट लगाया जाता है। पायलट प्लांट में छोटे अमाउंट में देखा जाता है कि चीज़ें जो बनानी चाहिए तो बना रहा है नहीं बना रहा, और अगर वही सक्सेसफुल हो जाए फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाया जाता है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एक पार्ट है बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स कहा जाता है। तो बायोरिएक्टर्स दो या फर्मेंटर दो तरीके के होते हैं, या तो बैच फर्मेंटेशन कर लो या कंटिन्यूस फर्मेंटेशन कर लो। बैच फर्मेंटेशन में क्या है, एक बार पे सारा जितना भी इंग्रीडिएंट्स है एक साथ डाल के एक बार में ही प्रोडक्ट निकाल लिया, पूरा बात खत्म। लेकिन कंटिन्यूस प्रोडक्ट फर्मेंटेशन में क्या है कि एक तरह से प्रोडक्ट डाल रहे हो, थोड़ी देर बाद दूसरे से निकाल रहे हो, प्रोडक्ट डालते जा रहे हो, कंटिन्यूस चला जा रहा है, मतलब इसलिए कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में ज़्यादा यील्ड मिलती है। अब बायोरिएक्टर जो है भैया, बायोरिएक्टर से होता है कि लार्ज वॉल्यूम के 100 से 1000 लीटर के कल्चर को करने के लिए वैसल्स होते हैं, उसके अंदर हर तरीके की सुविधा आती है, ठीक है। अब ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं बायोरिएक्टर्स हमारे होस्ट की ग्रोथ के लिए, लाइक पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है वो स्टीयरिंग टाइप होता है। होते दो तरीके के, एक होता है स्टीयरिंग टाइप और एक होता है स्पार्ज। स्टीयरिंग के अंदर दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल स्टीयरिंग टैंक बायोरिएक्टर और एक तो स्पार्ज स्टीयरिंग टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। स्पार्ज स्टीयरिंग टैंक में ज़्यादा O2 दी जाती है, उनके लिए जिस होस्ट को ज़्यादा O2 डिमांड है उसके लिए स्पार्ज स्टीयरिंग टैंक का यूज़ करा जाता है। स्पार्ज स्टीयरिंग टैंक जो रिएक्टर होता है वो ज़्यादा आउटपुट देता है, ठीक है। अब ये दोनों फिगर्स है कि सिंपल स्टीयरिंग टैंक में क्या है कि भैया एसिड बेस कंट्रोल के लिए एक लगा रखा है, स्टीम स्टेरिलाइजेशन के लिए स्टीम के लिए लगा रखा है, मोटर लगी हुई है, फोम बेकर में, ताकि कि एनारोबिक कंडीशन ना प्रोवाइड बन जाए। अगर ज़्यादा फोम बन जाएगी तो एरोबिक जो हमारा होस्ट है उसके लिए एनारोबिक कंडीशन ना बन जाए, इसके लिए फोम ब्रेकर एक है जो मतलब घुमाता रहे, सस्पेंशन को घुमाता रहे ताकि, और एक कल्चर ब्रॉथ मतलब जो भर रखा है तुमने ऑस्टेराइल एयर O2 प्रोवाइड करने के लिए एक कॉलम होता है। अब स्पार्ज स्टीयरिंग टैंक बायोरिएक्टर में क्या होता है कि चप्पू लगा होता है, चप्पू ये भप ऊपर नीचे घुमाता रहता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन बबल्स बनते रहते हैं जिससे O2 ज़्यादा मिलती है होस्ट को, ठीक है। और जो बबल्स बनते हैं वो ड्रामेटिकली करते हैं इंक्रीज़ ऑक्सीजन, इसके अंदर सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। अगर चप्पू जैसे चलता रहेगा तो लहरें बनेंगी, उससे सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है O2 एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जो स्टेटर जो रिएक्टर्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं विद कर्व बेस, ताकि मिक्सिंग हो सके रिएक्टर कंटेंट्स की, और इसमें पीएच, टेम्परेचर कंट्रोल की सब चीज़ें होती है, और सैम्पलिंग पोर्ट्स भी लगे होते हैं जिससे स्मॉल अमाउंट में कल्चर बार बार निकाल के देखा जा सके कि सब कुछ सही तो है ना भैया। उसके बाद क्या होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, आखिरी प्रोसेस है कि हमने सब तो कर लिया, अब इसको मार्केट तक पहुँचाए कैसे भैया। मार्केट तक पहुँचाने के लिए क्या करो कि जितना भी प्रोसेस बायोरिएक्टर से बाहर से लेकर के मार्केट तक पहुँचने को होता है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, इसी को कलेक्टिवली कहा जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अब इस जो प्रोडक्ट है हमारा, इसको कड़ी परीक्षाओं से निकलना पड़ता है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं कि ख़राब ना हो जाए। क्लिनिक अलग अलग हमारे ड्रग्स है, वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन है, इन सब के लिए फिर और ट्रायल्स होते हैं, 1 डिग्री ट्रायल, 2nd ट्रायल, 3rd ट्रायल, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स और हुए जाते हैं। और अगर तुम्हारा मेडिसिन है तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल ट्रायल भी होगा। और यही है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उस पर ज़्यादा ट्रायल होगा, अगर और कोई कम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उस पर कम ट्रायल होगा, इसलिए उसका डिपेंड करता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस से क्वालिटी। और जो प्रोसेसिंग है, कंट्रोल टेस्टिंग, वो वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जय हिंद, जय भारत।